एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है, उससे इस वक्त बेहद अहम और संवेदनशील तस्वीरें सामने आ रही है। वहां राजनीतिक और सामाजिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को प्रतिबंधित संगठन घोषित किए जाने के बाद हालात और भी अधिक गर्मा गए हैं। इसी बीच संगठन के प्रमुख नेता सरदार अमन खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही है और आम नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों से समर्थन की अपील की गई है उनकी ओर से। और दूसरी ओर सरदार अमन खान ने रावलकोट में एक बड़ी रैली का आह्वान किया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि देखिए, पाकिस्तान सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग रुख सामने आया है। उसने संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है, प्रतिबंध कर दिया है संगठन को। इन घटनाक्रमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि देखिए, स्वतंत्र रूप से इन सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है और विभिन्न पक्ष पर इस मुद्दे पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में रावलकोट की प्रस्तावित रैली और उस पर प्रशासन की प्रतिक्रिया पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल सभी की नजरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर टिकी है, जहां तेजी से बदल रहे घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर देखिए, हम आज खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सरदार अमन खान का बयान सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। इस पैगाम के ज़रिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पुंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज एक माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौजगरी गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पुंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि जेएसी का क्या बयान आया है और मुनीर की टेंशन इस पर कैसे बढ़ी है। देखिए, भारतीय कश्मीर के लोगों से समर्थन की अपील की गई है। जेएसी के द्वारा श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख का नाम लिया गया है। नेता के द्वारा कहा गया है कि हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाइए। पीओजेके के हालात उठाने की मांग की गई है। दमन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने का आग्रह किया गया है। मानवीय आधार पर समर्थन की मांग की गई है। रावलकोट रैली में एकजुटता का संदेश दिया गया है और पीओजेके के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की गई है। भारत से शांतिपूर्ण समर्थन और एकजुटता का भी आह्वान उन्होंने किया है। तो आप नेता का बयान सुन रहे थे। देखिए कैसे क्या क्या मांगे हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि जेएसी की मांगे आखिर क्या है। बिजली के बढ़ते हुए बिल वापस लिया जाए, महंगी बिजली और टैक्स खत्म करो, ये मांगे हैं उनकी। गेहूं के आटे पर सब्सिडी बहाल करो, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार हो लोगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई है जो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने को कहा गया है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुनिश्चित करो, प्रशासनिक दमन और कार्रवाई बंद करो, जनता की मांगों पर तत्काल बातचीत करो। ये तमाम देखिए मांगे हैं जेएसीसी का। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह जी, आपने भी बयान सुन लिया होगा जेएसीसी के जो प्रमुख थे नेता, जिनको प्रतिबंधित तो कर दिया गया है इस संगठन को, लेकिन अभी भी किस तरह से सामने आकर अब भारत से गुहार की मांग करते हुए तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं अपील कर रहे हैं। कितनी बर्बरता
दिखाई देती है इस वीडियो से? मतलब बुनियादी बातों को लेकर देखिए कैसे अब पूरे देश के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उन लोगों को। देखिए रोशनी, ये जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है। हाँ। जब से पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है, कश्मीर के एक पार्ट को, उसके बाद से पाकिस्तान निरंतर रूप से वहाँ अत्याचार करता रहता है। ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसको दो टुकड़े कर दिए, उस पार्ट का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान बना दिया, उसको स्पेशल टेरिटरी बना लिया, और दूसरा जो पार्ट था उसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर नाम दिया। और आज़ाद कश्मीर नाम देके उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर दिया, अलग से सुप्रीम कोर्ट बना दिया, अलग से असेंबली बना दी, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं, कोई शक्तियां नहीं। तो ये लंबे समय तक वहां अत्याचार हो रहा है, असमान व्यवहार उनके साथ हो रहा है, और यूं कहें कि एक इंटरनल कॉलोनी बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया पाकिस्तान ने, ये कहते हुए कि ये आज़ाद कश्मीर है। तो उस के अगेंस्ट में 2023 में जितने वहाँ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मिलके जाग का गठन किया 2023 में, और गठन करके 38 मांगों का एक चार्टर तैयार किया। उस चार्टर पे पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो जाग है उसके बीच में समझौता हो गया। उसमें दो तरह की मांगे हम कह सकते हैं, हम जो 38 मांग हैं। एक मांग वो है जो राजनीतिक और संस्थागत सुधार चाहते हैं, दूसरा है वो आर्थिक और जो जन कल्याण की चीजें हैं, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड हैं, वो हैं। तो जो 2025 में अक्टूबर में समझौता हुआ, उसमें 25 मांगों पे बातचीत बन गई थी। 13 मांगों को उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादातर में संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, पाकिस्तान के संविधान के संशोधन की, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो उन 25 मांगों को लेके कुछ समझौता तो हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इस साल फिर से वो जो जाग है वो जागृत हुआ। वहां की जनता ने कहा कि भाई जो समझौता हुआ था अक्टूबर में उसको तो लागू ही नहीं किया है। तो वो फिर आंदोलन शुरू कर दिया, और उस आंदोलन को पाकिस्तान ने जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की, इंटरनेट बंद कर दिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म कर दिया, और जो वहाँ के जो वर्कर इसके नेता थे या जो सदस्य थे जाग के, उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा के जेल में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का आवाम ज्यादा भड़क गया। तो पाकिस्तान जिस तरह से अत्याचार कर रहा है उसके अगेंस्ट में हुआ। दूसरी तरफ यह है कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं 27 जुलाई को, दूसरी और उधर गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव हो गए हैं, वहां सरकार बन गई है, पिछले महीने चुनाव हुए थे और पीपीपी ने सरकार बना ली है। 24 में से पीपीपी की 10 सीटें थी, और वो जो मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन कर दिया। यहाँ चुनाव होने हैं, जिसको आजाद कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उसमें चुनाव होने हैं 27 को। उसमें जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उसने कहा कि हम बाइकाट करेंगे, वहां के आवाम पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे माहौल में चुनाव सही नहीं हो, फेयर नहीं हो सकते। लेकिन चुनाव किस रूप में होंगे अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का वहां अत्याचार बढ़ रहा है। बिल्कुल करोड़ी सिंह जी, और देखिए पिछले बार जब चुनाव था वही वक्त था जब वहां पर लोग प्रदर्शन पर अपनी बातों को लेकर जब उमड़े थे, तो कैसे निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब इस बार भी लोग यहाँ पे उमड़े हैं, आज फिर यहाँ पर प्रदर्शन की बात की गई है, महारैली की बात की गई है, चक्का जाम की बात की गई है। तो क्या स्थिति रहेगी? पाकिस्तान के जो हुक्मरान है कानों पर जूर रेंगेगी? क्योंकि देखिए हम बात तो जरूर कर रहे हैं कि टेंशन में मुनीर आगे होंगे, लेकिन वाकई क्या वो टेंशन में आएंगे? टेंशन में आते तो इस तरह से कत्लेआम थोड़ी किया जाता उनकी ओर से। देखिए रोशनी, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 पार्टी हैं। हाँ। भारत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी इस सेंस में है कि भारत कश्मीर को भारत का अंग मानता है। ये भारत में कंसेंसस है, सहमति है, सर्व सहमति है। और जो भारत के तरफ से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 24 सीटें भी खाली हैं अभी, क्योंकि भारत उनको अपना मानता है। और जब अपना मानता है तो वो डिफेक्ट डिजूरे भारत के नागरिक हो गए। और अगर उन पे अत्याचार होता है और उनको ब्लॉकेड करके उनका गला घोटा जाता है,
प्रैक्टिकली गला घोंटना हो गया, क्योंकि पूरा सप्लाई नेटवर्क बंद कर दिया, वहां लॉकडाउन की स्थिति बना रखी है। तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद कर सकता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत अभी तत्काल कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, लेकिन मानवीय सहायता भारत कर सकता है, जो कि श्रीलंका के केस में जाफना में भारत ने की थी। पहले एयर ड्रॉप किया था जब जाफना को ब्लॉकेड कर दिया था श्रीलंका की सेना ने। तो भारत क्या इस तरह की मदद कर सकता है? तो भारत सरकार अगर मदद भी नहीं करे तो भारत इतना कर सकता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो निरंतर रूप से पाकिस्तान में कश्मीर को लेके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर देना ये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, और जो एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा रखा है वो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। क्या भारत एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ आवाज मिला के भी नहीं कह सकता? तो भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए, और अगर संभव हो तो एयर ड्रॉपिंग मानवीय आधार पे कि वो बेचारे भूखे नहीं मरे, उनकी मदद हो। तो इसीलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। जो स्टेटमेंट आपने सुनाया वो इसी को इंगित करता है कि वो भारत की तरफ आशा लगाए हुए हैं कि भारत हमारी मदद कर सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल करुण सिंह जी, भारत की स्थिति तो इसमें देखने लायक होगी ही कि क्या रुख अपनाता है भारत इसमें। लेकिन देखिए बात यह भी है कि यहां पर जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि देखी गई, धूमिल भी हुई, उसकी किरकिरी भी हुई, बेइज्जती भी हुई। तमाम देशों ने अपने अपने पर्यटक जो भी उनके टूरिस्ट हैं उनको जाने से भी रोक लगा दिया कि भाई पीओके में स्थिति ठीक नहीं है, मत जाओ। लेकिन क्या यूएन और वो ऑर्गेनाइजेशन जो शांति की बात करते हैं, चाहे अमेरिका ही लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, उसको क्या स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है? वो क्या तस्वीर नजर नहीं आ रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे अमेरिका ईरान युद्ध में देखने को मिला। देखिए रोशनी, आपने इसमें दो सवाल किए, एक तो पाकिस्तान की छवि को लेके और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेके। तो पाकिस्तान की छवि को लेके इसकी पाकिस्तान को कभी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती पाकिस्तान को तो बांग्लादेश इमर्ज ही नहीं होता। उन्होंने इस पाकिस्तान का इस लेवल तक शोषण किया कि इस पाकिस्तान में वहां पे स्वतंत्रता लिबरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। वहां में ईस्ट पाकिस्तान में वहां की सरकार बन रही थी, चुनाव हो गए थे, चुनाव में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी आ गई थी, फिर भी वहां शासन बहाल नहीं होने दिया। तो इसीलिए बांग्लादेश इमर्ज हुआ। इसी तरह से बलूचिस्तान में वो अत्याचार करें, बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो बलूच लोगों को के काम में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भले के लिए काम में नहीं लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को कोई छवि की चिंता नहीं है। पाकिस्तान ऐसे अत्याचार करता रहा है क्योंकि वहां सेना का बोलबाला है। पाकिस्तान में जमहूरियत उतनी मजबूत नहीं रही है। पाकिस्तान के जन्म से आधे समय जन्म के बाद वहां सेना का शासन रहा है, और सेना सामान्यतः सेना की एक तरीका होता है कि किस तरह से डील करते हैं। तो जमहूरियत को बहाल पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं किया, तो छवि की पाकिस्तान को चिंता नहीं है। दूसरा आपका सवाल था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों। देखिए मैंने कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑलरेडी पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, क्या वो इसका कॉग्निजेंस लेगी? नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें क्या कोई कई दूसरे देश हैं वो मिलके इसके अगेंस्ट में कुछ करेंगे? दुनिया के देश हैं, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के और देश हैं जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में या दूसरी जगह ये सवाल उठाना चाहिए। और अगर सिक्योरिटी को क्यों भारत सिक्योरिटी काउंसिल में इसलिए नहीं उठाएगा कि भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हैं वो द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए जाए। तो भारत नहीं चाहेगा कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। लेकिन दूसरे जो देश हैं या दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं, वो मानवीय सहायता के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मानवीय सहायता तो प्रोवाइड कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको देखना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया, पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, उनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में किसी पे अत्याचार करना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी सभ्य समाज में। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी करुण सिंह जी, जरा भारत के रुख के बारे में हम बात करते हैं।
अब जब खुलकर यहाँ पर वीडियो जारी करके वहां मांगे की गई है, मदद मांगी गई है, अपील की गई है उनसे कि भाई आप सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, आप संदेश हमारा फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो क्या भारत को इस मामले में केवल ये जो एक मानवीय दृष्टिकोण है वो अपनाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है ये समझकर दूरी बना लेना चाहिए? क्या रुख भारत की ओर से? देखिए, जब भारत अपना पार्ट मानता है, हाँ। कश्मीर को अविभाज्य अंग मानता है, तो भारत इनडिफरेंट कैसे रह सकता है? हाँ। भारत अलग थलग कैसे कैसे रह सकता है? भारत अपना ही पार्ट मान रहा है, तो भारत का ये दायित्व बनता है कि वो इस मामले में एक प्रोएक्टिव अप्रोच ले। प्रोएक्टिव अप्रोच, उनको मानवीय सहायता तो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। अब सरकार का दृष्टिकोण क्या होता है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का आवाम है वो निश्चित रूप से ये चाहता है कि कश्मीर के उनके कश्मीरी भाई हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको लेके भारत सरकार को एक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। भारत इनडिफरेंट रहे, उदासीन रहे, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो भारत का पार्ट है। लेकिन अगर दूसरी जगह भी मानवीय अत्याचार होता है, मानवीय आधार पे मानवता का हनन होता है, तो भारत कभी भी उदासीन नहीं रहता है। इवन दूर दराज के देशों में भी मानवीय आधार पे भारत सहायता भेजता रहा है, जहां भी मानवता के साथ अत्याचार हुआ या मानवता को उल्लंघन हुआ है। तो भारत का केवल कश्मीर का नहीं, कश्मीर तो भारत का पार्ट है, लेकिन दूर दराज भी देशों में भी कहीं होता है तो भारत मानवीय सहायता तत्काल देता है। अब मुझे नहीं मालूम इस केस में भारत अपनी मानवीय सहायता क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सैन्य हस्तक्षेप की सीमाएं हो सकती हैं भारत की, वो शायद समझ में आ जाएं, लेकिन मानवीय आधार पे भारत को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके बारे में सीरियस मंथन चल रहा होगा, भारत के जो प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे कोई न कोई निर्णय लेगा अगर इसी तरह अत्याचार हो रहे तो ऐसे माहौल में वहां चुनाव भी होना मुश्किल लग रहा है। 27 जुलाई को चुनाव होने और उस चुनाव पे भी मुझे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो पाकिस्तान जिस तरह का एटीट्यूड अपना रहा है वो एक किसी भी सभ्य समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। एक तरफ तो वो कहता है कि ये स्वतंत्र देश की तरह से है, भाई स्वतंत्र देश है तो आप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? इनका सब संविधान अलग है, सब कुछ अलग है। तो इनका जो डिमांड है वो ये कहते हैं कि एक यकसान सिस्टम नाम देते हैं वो, कि बराबरी का बर्ताव होना चाहिए। एटलीस्ट स्वतंत्रता है या नहीं ये तो अलग है, वो तो कहते हैं बराबरी का बर्ताव होना चाहिए, एक जैसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एलिटिस्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एलिट हैं उनको अलग सुविधाएं दें, कॉमन मैन को। बिल्कुल करुण सिंह जी, और देखिए कहीं ना कहीं यदि भारत की ओर से मानवीय सहायता ही हो या फिर कोई भी रुख अपनाए भारत इसके ऊपर यदि कोई स्टेप लेता है, तो पाकिस्तान की रात की नींदों तो मुनीर की, शहबाज शरीफ की रातों की नींद तो उड़ जाएगी, क्योंकि भारत का रुख इसमें अब, क्योंकि साफ तौर पर आगे चल के यहाँ मदद मांगी गई है तो परेशानी तो बढ़ेगी अब मुनीर की। लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप इसके ऊपर बताएं कि ये आप देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये आर्थिक संकट जो है जिससे जूझ रहे हैं वहां पीओके के लोग, इससे ज्यादा बढ़कर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक असंतोष भी देखने को मिल रहा है लोगों में। ये परेशान हो चुके हैं, सरकार से ही परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से, नेता मानने को तैयार ही नहीं यहां से मुनीर को। देखिए रोशनी, वहां जो डिमांड है उनका चार्टर, जो 38 डिमांड है, उसमें जिस 13 डिमांड पे मुजफ्फराबाद अकॉर्ड में डील नहीं किया था, समझौता नहीं हुआ था, वो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए हैं। वो पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। उसके लिए ठीक है, संविधान में संशोधन होना जरूरी है, लेकिन संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और उसकी भी जरूरत इसलिए नहीं है कि वो इनका संविधान अलग है। तो पाकिस्तान फिर नियंत्रण स्थापित क्यों करना चाहता है अगर अलग देश मान रहा है? बिल्कुल सर, तो देखिए कुल मिलाकर यही है कि आज निगाहें टिकी होगी, क्योंकि आज भी यहाँ पे महाजाम और प्रदर्शन को लेकर आह्वान किया गया है। नजरें टिकी होंगी कि आज प्रदर्शन होता है तो पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ कार्रवाई या फिर क्या देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करुण सिंह जी, बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।